Hello everyone. Welcome back to the part 2 of HTET PYQ series TGT 2022 Science Chemistry PYQs. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Our first question is: the welding of railway track was done in the past with the aid of chemical reaction known as the thermite process. The thermite reaction involves the displacement of metal from its solid oxides by another metal. Which of the following equations could represent the thermite reaction? तो इनमें से कौन सी इक्वेशन थर्माइट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है. सो वी ऑल नो एल्यूमिनियम प्लस फेरिक ऑक्साइड गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन वाली जो रिएक्शन है वो थर्माइट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है. इस रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होती है उसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है, वेल्डिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक के लिए किया जाता है. सो करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम प्लस फेरिक ऑक्साइड गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन: which of the following statements are incorrect about the structure of the atom? एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? पहली स्टेटमेंट है द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स एटम में पाए जाते हैं. सो एज अ होल एटम कैसा होता है? न्यूट्रल. एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल. पहले टाइम में ये बात सही हुआ करती थी, बट जब से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटीन की डिस्कवरी हुई है तब से हमें पता चला है कि एटम के अलावा भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो एटम को इनडिविजिबल बोलना गलत होगा, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई. नेक्स्ट: द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. ये बात बिल्कुल सही है. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में पूरा मास जो है न्यूक्लियस के अंदर ही कंसेंट्रेटेड रहता है. ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट. ये बात भी बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेबिलिटी जो है एटम की वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर कंपोजिशन पे डिपेंड करती है. सो सारे एटम स्टेबल रहते हैं अपनी बेसिक स्टेट में, ये कहना बात बिल्कुल गलत है. सो इसमें इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है इनकरेक्ट. 2 एंड 4, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which oxides of nitrogen are generated by burning of fossil fuel? Burning of fossil fuel से जनरली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का प्रोडक्शन होता है. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट. An atom with 3 protons and 4 neutrons will have a valency of. So इसमें अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, 3 प्रोटॉन्स है तो 3 प्रोटॉन से हम इसके एटॉमिक नंबर को जान सकते हैं. ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? सो वो है हमारा लिथियम. लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो बनेगी 2,1 और वैलेंसी निकाले तो क्या होगी? 1. क्योंकि वैलेंसी का मतलब ही क्या होता है? आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो वैलेंसी डिटरमाइन करने के लिए आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो जो कि कितने हैं? 1. सो लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1. Which one of the following set of phenomena would increase on raising the temperature? अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो कौन सी इनमें से फिनोमेना जो है वो बढ़ जाएगा? सो इवेपोरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर के, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है लिक्विड की बढ़ जाती है. इसकी वजह से इवेपोरेशन का रेट भी जो है बढ़ जाता है. तो इवेपोरेशन होना चाहिए, तो इवेपोरेशन इज प्रेजेंट इन 2 ऑप्शंस. डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो फास्ट फास्ट मूव करने लगते हैं. राइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, तो डिफ्यूजन भी करेक्ट आंसर है. अब एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की बात करें, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. जो वॉल्यूम है गैसेस का वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है जब कांस्टेंट प्रेशर हो. इसी को चार्ल्स लॉ बोला जाता है. सो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी सही स्टेटमेंट है. सो कौन से फिनोमेना टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ते हैं? इवेपोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन: When crystals of lead nitrate are heated strongly in dry test tube, जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हम हीट करते हैं तो किस चीज का प्रोडक्शन होता है? एक लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है. सो इन केसेस में जब लेड ऑक्साइड देखा गया तो लेड ऑक्साइड का जो कलर था वो कैसा पाया गया?
हमें येलो पाया गया। सो येलो रेजिड्यू इज लेफ्ट। येलो रेजिड्यू किसका है? लेड ऑक्साइड का है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following set can be used for denaturation of ethyl alcohol? Denaturation है कुछ मिक्सिंग कर दी गई इथाइल अल्कोहल में, कंटामिनेशन कर दिया। इथाइल अल्कोहल में किस चीज का आप कंटामिनेशन कर दोगे कि वो पीने लायक ना रहे, वो पॉइजनस हो जाए, राइट? सो इसमें आप मिथेनॉल को ऐड कर सकते हो, पायरिडीन एंड कॉपर सल्फेट को अगर ऐड कर दिया जाए, सो जो इथाइल अल्कोहल है वो डीनेचुरेट हो जाती है। ये पॉइजन्स होते हैं, ये ड्रिंकेबल नहीं है। So option number 3 will be the correct answer. Next question. Select wrong statement from the following. इनमें से wrong statement कौन सी है ये बताना है। Iron is necessary for human body in abundantly and is abundantly found in green vegetables। ये बात बिल्कुल सही है। आयरन ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और ये ग्रीन वेजिटेबल से मिलती है। Zinc is one of the essential trace elements required for human body। ये बात भी जो है बिल्कुल सही है। जिंक हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये इम्यून फंक्शंस को परफॉर्म करती है और सेल ग्रोथ में भी हेल्पफुल रहती है। फैट्स एंड मिनरल्स आर नॉट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमंस। अगर फैट्स और मिनरल नहीं रहेंगे तो जो उनके द्वारा किए गए काम है, जैसे कि फैट्स काफी सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस कराता है, मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर फैट्स एंड मिनरल्स नहीं रहेंगे तो बैलेंस डाइट कंप्लीट नहीं होती है। सो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट, द फूड दैट जनरेट एनर्जी इन द बॉडी आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये स्टेटमेंट भी जो है सही है। सो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वही रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following conditions the distance between the molecule of hydrogen gas would increase filled in a container? किस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा? पहला पॉइंट, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट द कंटेनर। अगर कुछ हाइड्रोजन गैस लीक हो जाएगी, कम हाइड्रोजन गैस बचेगी कंटेनर में, इसलिए एटम्स जो होंगे हाइड्रोजन के वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। इस वजह से जो डिस्टेंस है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वो बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ये बात भी बिल्कुल सही है। वॉल्यूम बढ़ाने से भी जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर स्प्रेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन गैस कंटेन इन अ क्लोज्ड कंटेनर, अगर आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। थर्ड वाली, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, आपने वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं और आप उसी कंटेनर में और हाइड्रोजन गैस डाले जा रहे हो, बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स, तो डिस्टेंस क्या है, कम हो जाएगा ना कि बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी जो है रॉन्ग है हमारी। हमसे पूछा हुआ था किससे इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 से जो है डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the initial number of atom of a radioactive element with half-life is 100 days. Half-life 100 days is 9.6 into 10 की power 26. The number of atoms remaining undecayed after 500 days will be. So इसमें हम रेडियो एक्टिविटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू n नॉट हाफ की पावर n। यहाँ पे जो एन नॉट है हमारे पास वो इनिशियल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि कितना गिवन है क्वेश्चन में, 9.6 इंटू 10 की पावर 26। हाफ लाइफ की क्या वैल्यू है, 100 डेज गिवन है और कितने में पूछा हुआ है, 500 डेज में। सो टाइम इलेप्स्ड कितना है, 500। अब हम हाफ लाइफ निकालते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ की कितनी हाफ लाइफ इसमें यूज हो रही होंगी। सो इसके लिए हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए जो टाइम पीरियड गिवन होता है उसको टी हाफ से डिवाइड कर देते हैं। कितना टाइम गिवन है, 500 डेज। इसको हम हाफ लाइफ 100 डेज से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 5 आएगा। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5, यानी n की वैल्यू है 5। यहाँ पे हमें n नॉट गिवन है, n की वैल्यू पता चल गई, बस n निकालना है। एन नॉट कितना था हमारे पास, इनिशियल मॉलिक्यूल्स 9.6 इंटू 10 की पावर 26 मल्टीप्लाइड बाय हाफ की पावर 5। सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे
टू की पावर 5 कितना होता है 32। इसको हम जब सॉल्व करेंगे 0.3 इंटू 10 की पावर 26 हमारे पास ऑप्शन आएगा। इसको अगर हम यहाँ पे पावर 25 हमें करनी है तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 3 इंटू 10 की पावर 25, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following does not form an acidic salt? सो इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता है? एसिडिक सॉल्ट जो है मोनोप्रोटिक एसिड्स के द्वारा बनाए जाते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स इनको नहीं बना सकते। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी करेक्ट इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCl, राइट। और नाइट्रिक एसिड का क्या होता है HNO3, इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसीलिए इसको मोनोप्रोटिक बोल रहे हैं। सो दोनों के दोनों क्या है आपके एसिडिक सॉल्ट्स बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट होगा। हालांकि एस्टेट की जो आंसर की है फाइनल आंसर की, उसमें आंसर जो है फॉस्फोरिक एसिड गिवन है, जो कि कहीं से भी करेक्ट आंसर इसका नहीं हो सकता, राइट। तो इसका आंसर या तो 3 देना चाहिए था एस्टेट को, या 4, या बोथ 3 एंड 4 करेक्ट आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ इनामल इज। सो जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है टूथ इनामल में, जिसको हाइड्रोक्सीपेटाइट भी बोलते हैं, वो हमारा कैसा नेचर का होता है बेसिक नेचर का। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज। ऐसा कौन सा पार्ट है अर्थ क्रस्ट का जो अर्थक्वेक कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो अर्थ का जो क्रस्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, which of the following statements are incorrect for carbon compounds? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कार्बन कंपाउंड्स के लिए? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स हैव आयोनिक बॉन्ड, ये बात भी गलत है। ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड पे फॉर्मेशन करते हैं। The nature of the force of attraction between molecules of carbon compounds is not very strong। ये बात जो है वो करेक्ट है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड के बीच में, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो इतने स्ट्रांग बॉन्ड्स नहीं होते हैं। मिथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड एसीटोन आर कार्बन कंपाउंड। जी बिल्कुल सही बात है। सो इसमें से हमें इनकरेक्ट बताना है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे, राइट। थर्ड, ए एंड बी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को भी एक्सप्लेन किया, बट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं किया। सो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 विल बी करेक्ट। जो कि रेडियो एक्टिविटी है वो गलत हो जाएगा। Which one of the following metal is present in the anode mud during electrolytic refining of copper? So anode mud में ऐसे elements present होते हैं जैसे कि gold हो गया, silver हो गया, platinum हो गया। So यहाँ पे gold will be the correct answer, anode mud में present होता है। Next question. Which element, the element which is not common between compounds called baking soda and soda ash? So सबसे पहले तो हमें इनके formulas पता होने चाहिए। बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और सोडा ऐश को हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। सो क्या चीज इन दोनों में कॉमन नहीं है, वो है हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस। सो ऑप्शन नंबर 1 will be the correct answer. Two chemical substances X and Y combine together to form a product P which contains both X and Y. तो एक रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, X plus Y gives P. So X और Y जोड़ के P बनाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है X and Y cannot be broken down into simpler substances. X and Y को हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ये तभी हो सकता है जब X and Y खुद एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स हो, right? Which of the following statements concerning X, Y and P are correct? करेक्ट बताना है हमें। P is a compound, बिल्कुल सही बात। P जो है X और Y के जोड़ने से बना है, तो P एक कंपाउंड होगा, करेक्ट। X and Y are compounds, wrong। अगर X और Y कंपाउंड होते तो इनको हम ब्रेक कर सकते थे सिंपल सब्सटेंसेस में, बट क्वेश्चन में गिवन है कि हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते। X and Y are elements, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
एक्स एंड वाई एलिमेंट्स है तभी हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। पी एज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है। पी एक कंपाउंड है और इसकी क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन प्रेजेंट होगी। सो करेक्ट बताना है। सो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 विल बी करेक्ट। देखिए 1, 4, 3 एंड 4 किस किस में है, ऑप्शन नंबर 4, 1, 3 एंड 4 will be the correct answer. The evaporation of water increases under the following condition. So evaporation of water किस condition में बढ़ता है? तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दे तो इवेपोरेशन बढ़ता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दे तब भी इवेपोरेशन बढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलीज हीट? सो कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड। सो इस प्रोसेस में हीट जो है वो रिलीज होती है। वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस में हीट एब्सॉर्ब होती है। फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, तो इस प्रोसेस में भी हीट रिलीज होती है। और मेल्टिंग होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, इस प्रोसेस में हीट एब्सॉर्ब होती है। तो हमें रिलीज बताना है, क्वेश्चन में रिलीज कब होती है। सो एक कंडेंसेशन में और एक फ्रीजिंग में, राइट, कंडेंसेशन में एंड फ्रीजिंग में। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 will be the correct answer. That is option number 4. Moving to last question. Which of the following would weigh the highest? इनमें से सबसे ज्यादा वे किसका होगा, यानी सबका मास निकालना है। 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज, तो 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज निकालने के लिए सुक्रोज का हमें मोलर मास पता है 342 ग्राम पर मोल होता है। 0.2, तो मास का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इज मोल्स इनटू मोलर मास। तो इसके मोल्स है 0.2, मोलर मास है 342 से मल्टीप्लाई करेंगे 68.4 ग्राम आएगा। 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 ग्राम्स आएगा। 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम, 2 इंटू 44 करेंगे तो 88 ग्राम्स आएगा। 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 इंटू 18 करेंगे तो 180 ग्राम्स आएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट है, 200 ग्राम, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल्स में सबसे ज्यादा मास होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। So here we come to the end of our chemistry PYQ series of 2022 question paper. Next video में हम 2022 के physics section को discuss करेंगे. Thank you for watching the video.